हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार वड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे बच्चों, जैसे आपको पता है बेसिकली हमारी आपका 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका देखेंगे ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ज्वालामुखी को हम लोग देख चुके हैं। आज हम अर्थक्वेक यानी कि भूकंप पर बात करेंगे। तो भूकंप को आप देख रहे हैं और आपने भूकंप की हमने जानकारी ली। मैंने कल जब मैं सुबह जो था मैंने आपको बस कुछ जानकारी सी थी जो मैं आपको उसमें बताई थी। इनमें सबसे पहले मैंने देखी थी भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। यानी कि जो भूकंपीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, इनसे हमें ये क्लियर हो जाता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना कैसी है। अभी क्या कहा गया है इसमें, ध्यान दीजिए। यही कहने का प्रयास कर रहा है कि भूकंपीय तरंगों का अध्ययन पृथ्वी की आंतरिक परतों का संपूर्ण चित्रण प्रस्तुत करता है। साधारण भाषा में भूकंप का अर्थ है पृथ्वी का कंपन। तो ये तो क्लियर हो गया कि अगर आपके भूकंपीय जो आपके तरंगे हैं, ये क्या करेंगी, जो आपकी अर्थ हैं उनके अंदर की संपूर्ण जो चित्रण है उनको प्रस्तुत करती है। यह एक प्राकृतिक घटना है। ये कैसे नेचुरल कॉसेस है, कोई से ह्यूमन मेड नहीं है, हम नहीं करते, नेचुरल बेसिस पर ही होती है। जैसे ऊर्जा निकलने के कारण वहां तरंगे उत्पन्न होती है, ठीक, और उनसे भूकंप फैलता है। समझने का प्रयास कर। थोड़ा सा मैंने आपको पृथ्वी को आपको समझाया कि भाई जो हमारी अर्थ है उसमें आपका भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट, उसके नीचे मेंटल और मेंटल के नीचे कोर। क्रस्ट को हमने देखा कि ये कितनी मोटी है, महासागर में अलग है, महाद्वीप में अलग है। उसके बाद हमने मेंटल को देखा कि लिक्विड जेली फॉर्म में है, और कोर को देखा, ये कोर कैसी है, इनर और आउटर कोर ये कैसी है, NiFe निकिल और फेरस से बनी हुई है। यानी कि सेंट्रल कोर कैसा है, हार्ड है। क्लियर है, इतना हमने देख लिया। अब भूकंप कहां से आ सकता है? तो भूकंप आने के दो तरीके हैं, एक है प्राकृतिक कारण, एक है मानव जनित। तो यहां हम प्राकृतिक कारण की घटना करेंगे। अब इस घटना में भी भूकंप कहां से आ सकता है? या तो जो एथोनोस्फेयर है, जो आपका दुर्बल मंडल है, वहां से भूकंप आ सकता है, मेंटल से उत्पन्न हो सकता है, या कोर से। अब ये पता करना कि कहां से उत्पन्न हुआ है, ये हम इनके तरंगों को बेसिस पर ही कर। जैसे देखते हैं, ये कह रहे हैं कि कंपन क्यों होते हैं। बेसिकली बात कर रहा है जो कंपन है वो क्यों होता है। भ्रंश के किनारों से ऊर्जा निकलती है। भ्रंश के किनारे, अब देखिए होता क्या है, जब दो प्लेट आपस में रगड़ खाती हैं तो भी क्या होता है, भूकंप आता है। यानी कि क्रस्ट की जो क्रस्ट है हमने कुछ प्लेटों में बांटा हुआ है, जब वो आपस में रगड़ती है, फ्रिक्शन करती है, तो भूकंप आता है। या एथोनोस्फेयर में जो है, जब उनमें संवहनी तरंगे वहां ऊपर टक्कर मारती हैं, चलती है, विचलन करती हैं, तब भूकंप आ सकता है। क्लियर है? तो क्या कह रहे हैं, भूपर्पटी की सैलों में गहन दरारें भ्रंश होती हैं। यानी कि जब भ्रंश पड़ जाता है, टूट जाती है, तो उनमें कुछ बाहर निकलती है। भूकंप में क्या होता है कि टक्कर मारा और वहां बीच में आपका दरार यानी कि अब क्रैक पड़ा और एनर्जी उससे बाहर हो गई, और एनर्जी निकालने पर दोनों तरफ सेलों के विपरीत दिशा में गति करती है। ठीक, जब ऊपर के सेल खंडों पर दबाव डालते हैं तो उनके आसपास में घर्षण यानी कि फ्रिक्शन बने हैं, वे फिर अलग होने की वहां प्रवृत्ति के कारण एक मुख्य घर्षण का प्रभाव कम हो जाता है। इसी प्रवृत्ति के कारण क्या है, जो मुख्य घर्षण है और उसका जो प्रभाव है कम हो जाता है। इसके परिमाण स्वरूप सेल प्रखंड प्रभत होकर अचानक एक दूसरे के विपरीत सिरे पर जाते हैं। अब सेल टूट गया, मान लीजिए ये प्लेट थी, ऐसे समझते हैं। इसका गति चाहे ऐसे हो या ऐसे, या हो सकता हो कोई दो प्लेट हो, एक मूवमेंट ऐसे कर रही हो और एक मूवमेंट ऐसे कर रही हो।
तो जब एक दूसरे की तरफ जाएंगी तो बीच में से क्या होगा, दरार निकलेगा। ज्यादा बड़ी स्थिति में हुई तो आपका मैग्मा भी निकल सकता है। तो ये मैं दोनों कंडीशन में आपको दिखा रहा था कि भाई कैसे कैसे ये कंडीशन आपका बन सकती है, या कैसे ये कंडीशन आपकी खड़ी हो सकती है। इसके परिमाण स्वरूप ऊर्जा यानी कि जो एनर्जी है वो निकली। यही एनर्जी है जो अंदर आपका प्रेशर मार रही है, घूम रही है बार बार, और यही तो एनर्जी है। अगर ये टक्कर नहीं मारेगी, नहीं घूमेगी तो भूकंप थोड़ी आएगा। अगर ये दरार क्रैक के माध्यम से बाहर निकल गई है तो फिर तो गति समाप्त होनी है। अब कह रहे हैं कि ऊर्जा तरंगे सभी दिशाओं में गतिमान होती हैं, चारों तरफ वो आपके चल सकती हैं, इधर उधर कोई उनका निश्चित नहीं है। पर वह स्थान जहां से ऊर्जा निकलती है, यानी कि वो ऐसा पॉइंट जहां से सबसे पहले भूकंप निकला है, उसको हम कहते हैं भूकंप का उद्गम केंद्र, उसको कहते हैं फोकस। तो फोकस इज स्टार्टिंग फॉर द अर्थक्वेक, कि जहां से भूकंप शुरू हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे भाई, जहां से हमारा भूकंप शुरू हो रहा है, जहां से भूकंप उत्पन्न हो रहा है उसी तो हम क्या कहेंगे, हम फोकस कहेंगे। और आदि केंद्र हाइपर सेंटर किसे कहेंगे, जहां पर सबसे पहले भूकंप हमको पृथ्वी के उस पॉइंट पर हमको महसूस हुआ, सतह पर पहुंचा है, उसको हम क्या कहेंगे, हम फोकस कहेंगे। मान लीजिए ये पृथ्वी है, यहां से भूकंप निकला और निकलकर यहां महसूस हुआ, हो सकता हो यहां हुआ, हो सकता हो वो महसूस हुआ। तो ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका फोकस। क्या है, फोकस। कैसा है, फोकस है ये पॉइंट। और ये क्या है, ये सब एपी सेंटर है, यानी कि जहां पर हमें स्थल पर सबसे पहले भूकंप महसूस हुआ इज कॉल्ड इज एपी सेंटर। द फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट द अर्थक्वेक इज कॉल्ड फोकस। क्लियर है। तो पहले मुझे इतना बताइए, आपको भूकंप से संबंधित चीज समझ आई कि कहां कहां वो उत्पन्न हो सकता है, कहां कहां उसके उत्पन्न होने वाला है। क्लियर है, हो गया बच्चों। एपी सेंटर, हाइपर सेंटर, फोकस, इज क्लियर दैट कहां कहां पर क्या कुछ होता है मेरे बच्चों। आगे बढ़ते हैं और कह रहे हैं कि जहां सबसे अधिकेंद्र पर सबसे पहले तरंगे महसूस होती हैं, तो सबसे पहले कहां होंगे, अधिकेंद्र पर, याद रहेगा। और अधिकेंद्र कहां होता है, तो ये पृथ्वी पर होता है, ध्यान दीजिए। तो कहां गया अधिकेंद्र, अभिकेंद्र, अभिकेंद्र, क्लियर हो गया। ठीक, अधिकेंद्र का उद्गम ठीक 90 डिग्री के कोण बनाता है। जहां से निकलेगा ऐसे समझिए, ये ऐसे निकला है, सीधे यहां टकराएगा जाके, और ये क्या बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एपी सेंटर से और फोकस के बीच कितना कोण बनता है, तो 90 डिग्री का। कारण क्या है, यहां से निकला सीधा ऊपर टकराएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा तो भी 90 में, ऐसे आएगा तो भी 90 में, ऐसे जाएगा तो भी 90 में। तो जब भूकंप उत्पन्न होता है फोकस से, और जब वो जिस पॉइंट पर पहुंचता है, इपी सेंटर हम जिसको कहते हैं, वो आपका क्लियर होना चाहिए। इपी सेंटर पर, वहां पर हमको क्या होता है, आपका 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक, तो आपको फोकस और हाइपर सेंटर एक ही मतलब है, अवकेंद्र और फोकस को एक ही याद रखिए। क्लियर है। कोई भ्यात भूकंप निकला, फोकस, जहां से एनर्जी निकल के अलग वहां दिशा में चली, उसको एपी सेंटर, इतना ध्यान रखिए। आइए हम बात करते हैं अर्थक्वेक वेव्स की, जो भूकंपीय तरंगे। क्लियर है। तो प्राकृतिक भूकंप स्थललैंड, ठीक, प्राकृतिक भूकंपीय स्थललैंड में आते ही अध्ययन में आप पृथ्वी के विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे। इतना समझ लेना पर्याप्त है कि स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल पर, ध्यान दीजिए, स्थलमंडल पृथ्वी के धरातल पर 200 किलोमीटर तक गहराई वाले भाग को कहते हैं। स्थलमंडल कितना है, ये जो हमारी क्रस्ट है इसमें जो 200 किलोमीटर तक है, इस ऊपरी वाले भाग को, इसे ही हम कहेंगे स्थलमंडल। भूकंपीय यंत्र
सिस्मोग्राफ सतह पर लगाने से हम भूकंप तरंगों को अभिलेखित यानी कि रिकॉर्ड कर सकते हैं, ठीक, सिस्मोग्राफ से। और 3.1 में भूकंपीय तरंगों का अभिलेखीय कर्व यानी कि वक्र दिखाता है कि 3 वक्र बनावट है। पहला है भूकंपीय तरंगे, जिसको हम बॉडी वेव्स कहते हैं। धरातलीय तरंगे सरफेस वेव्स कहा जाता है। और उद्गम क्षेत्र से ऊर्जा के मुक्त होने वाले पैदा होती हैं, पृथ्वी की अंदरूनी भाग से होकर सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं, इसलिए इन्हें भूगर्भिक तरंगे भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं इनको? भूगर्भिक तरंगे कहा जाता है। भूगर्भिक तरंगे एवं धरातलीय तरंगे अंत्य क्रियाओं के लिए कारण नई ऊर्जा उत्पन्न होती है, धरातल तरंगे कहा जाता है। चलिए, इतना हम देख चुके हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। धरातल तरंगे क्या कहते हैं समझिए, थोड़ा पढ़ लेते हैं, वापस आते हैं। अब होता क्या है, आपने देख लिया, वहां इनको रिकॉर्ड किया जाता है। कह रहे हैं कि भूकंपीय तरंगे केंद्र से ऊर्जा निकलती है, पैदा होती है और पृथ्वी के अंदरूनी भाग से होती सब दिशा की ओर बढ़ती है, इसलिए इन्हें भूगर्भीय तरंगे कहते हैं। 200 किलोमीटर तक है, ये भी हमने रिकॉर्ड देखा, भी कहीं लिखा हुआ था, आ गया कि धरातल तरंगे 200 किलोमीटर तक है। मापते कैसे हैं? सरफेस है, अंदर की भाषा है, इन चीजों को हम देख लिए। भूकंपीय तरंगे धरातलीय सैल के अंतर क्रिया के कारण है तरंगे उत्पन्न होती हैं, धरातल तरंगे कहा जाता है। ये तरंगे धरातल के साथ साथ चलती हैं। धरातल का वेग अलग अलग घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर परावर्तित होता है। अधिक घनत्व वाले तरंगों में अधिक वेव होती हैं। घनत्व में भिन्नता होने के कारण ही परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन और दूसरा रिफ्रैक्शन, एक होता है रिफ्लेक्शन, एक होता है रिफ्रैक्शन। क्लियर है? होता है, जिनमें आपके तरंगों की दिशा भी बदल जाती है, यानी कि अपवर्तन से और अपवर्तन से उनकी जो दिशा है वो भी चेंज होती है, उन पर भी कुछ असर जो है पड़ता है। क्लियर है? इतना आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए, भूगर्भीय तरंगों में 2 प्रकार की तरंगे होती हैं, यानी कि जो 200 किलोमीटर के अंदर चलती हैं उनमें 2 प्रकार। पहला पी प्रकार, पी टाइप्स, और एपीएस तरंगे। पी तरंगों की गति के चलने की ओर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है। तो क्वेश्चन बन जाए कि जो 2 तरंगे हैं पी और एस, प्राइमरी और सेकेंडरी भी कहते हैं, प्राथमिक द्वितीय कहते हैं, या केवल पीएस कह लिया, तो ध्यान रखिए धरातल पर सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे प्राथमिक तरंगे यानी कि पी वेव्स है। कौन है? पी वेव्स कहलाती है। पी तरंगे ध्वनि तरंगों जैसी होती हैं, जैसे साउंड वेव चलती है ना, वैसी चलती है। और इसकी खासियत है कि आपको पता होना चाहिए, पी तरंगे गैस में भी चल सकती हैं, जो आपका तरल है, और ठोस, तीनों अवस्था में चल सकती है, यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। तो इसलिए ये क्रस्ट में भी चल सकती है, ये मेंटल में भी चल सकती है, और ये आपका कोर में भी चल सकती है। क्लियर है? और ये आपका तीनों पदार्थ से गुजर सकती है। एस तरंगे धरातल पर कुछ समय अंतराल के बाद पहुंचती हैं, यानी कि पहले पी आएंगी, फिर उसके बाद एस आएंगी। क्योंकि द्वितीयक तरंगे एस तरंगे के विषय में महत्वपूर्ण बात यह है कि एस तरंगे एक महत्वपूर्ण विशेषता है। इस विशेषताओं में वैज्ञानिकों को भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद करते हैं। पहले जो आपका रिफ्लेक्शन है से प्रभावित तरंगे वापस होकर लौट आती हैं, और रिफ्लेक्ट हुआ और चेंज होकर क्या हो गई? वापस आ गई। जबकि अपवर्तन, रिफ्लेक्शंस के कारण कई तरंगे अलग दिशाओं में चलती हैं। एक है कि टकराई वापस आ गई, एक है कि कर अलग अलग दिशाओं में आपका फैल गई, अलग अलग दिशाओं में कोई इधर को उधर चली गई। तो भूकंपीय लेखी के बने तरंगों की दिशा में अनुमान लगाया जाता है कि भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय माप, अधिलेख और वहां तरंगे विनाशकारी हैं, कैसे विस्थापित होती हैं, कैसे इमारतें गिरती हैं, इन सब चीजों पर हम इनको देख सकते हैं, इनको समझ सकते हैं। क्लियर है बच्चों? थोड़ा इतना देख लीजिए,
इतनी आसान नहीं है पी और एस बेस, लगता ही है कि बस पढ़ लिया प्राथमिक द्वितीय तृतीय, लेकिन जो करता है बच्चा उनको पता चलता है। तो इसलिए इनको बिल्कुल भी हल्के में ना लें, अच्छे से पढ़ें। देख लिया इतना। अब इनका क्या होता है कि विभिन्न प्रकार की भूकंपीय तरंगे संचरित होने की प्रणाली भी अलग अलग है। पी अलग से निकलती है और एस अलग आएगी, एल अलग आएगी, और इन सेलों का कंपन होती है, सेलों में इनका कंपन होता है, वाइब्रेशन होती है। पी तरंगों से कंपन की दिशा समानांतर होती है, गति संचरित होती है, पदार्थ पर दबाव डालती है। इसके दबाव के फलस्वरूप पदार्थों के घनत्व में विभिन्नता आती है। सेल संकुचन या फैलाव की प्रक्रिया पैदा होती है। अन्य 3 तरह की समस्या है और समकोण दिशा कंपन पैदा करती है। कैसा है? जो भी दिशा, मतलब जो भी आपका फोकस से वहां जाएगा एपी सेंटर की तरफ, और 90 डिग्री का कोण तो बनाएगा ही बनाएगा। और एस तरंगे ऊर्ध्वाधर तल पर दिशा में समकोण कंपन पैदा करती हैं और तय पदार्थ से गुजरती हैं, जिससे गति और वहां क्या बनता है, उभार, और ये अत्यधिक विनाशकारी समझ जाती है। पी कम विनाशकारी है, एस और ज्यादा है, एल सबसे ज्यादा विनाशकारी। यही तो हमें आपका देखते हैं, तो बहुत बार क्रम भी पूछ जाता है कि कौन सी तरंगे ज्यादा विनाशकारी है, तो पी या एस या एल, तो ध्यान देना एल। और इन दोनों में कौन सी है? चलिए, तो फिलहाल जो है इतना ही कर लेंगे, और काफी कुछ कल हम इसका जो है ना, जो आपका सिस्मोग्राफ से जो उसका छाया क्षेत्र बनता है, कितने कितने बीच की दूरी होती है, कौन कौन से में कौन सी जो आपकी वेव से मेंटल में जाती है, कौन सी कोर में जाती है, कौन सी क्रस्ट में जाती है, इनर आउटर कोर का क्या क्या कनेक्शन है, कैसे कैसे हम मैप करते हैं और पूछते हैं कि कितने कितने एंगल कौन बनता है, उसको समझने का प्रयास करेंगे। चलेंगे, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे। आई होप कि मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग कुछ समझे होंगे चीज़ों को, बेसिक जो आपके फंडामेंटल्स हैं, और आप उनका रिवीजन भी करेंगे आई होप। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।